और बात कर लेते हैं पुष्पम प्रिया की, जो कि बिहार की राजनीति में एक बड़ा नाम है। द प्लूरल्स पार्टी की प्रमुख हैं, जेडीयू नेता विनोद चौधरी जी की बेटी हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में लाइमलाइट में आई। उसके बाद वो बिहार को नई ऊंचाई पर ले जाने का ख्वाब संजोकर आगे बढ़ रही हैं। सीधे सीएम फेस बनकर राजनीति में उतरने वाली पुष्पम प्रिया फिर से एक्टिव हो गई हैं, जिससे सूबे की सियासत में हलचल एक बार फिर से शुरू हो गई है। तो बिना वक्त गवाए पुष्पम प्रिया का मैं स्वागत कर लेती हूँ इंडिया न्यूज पर। पुष्पम प्रिया, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले तो चूंकि आप दावा करती हैं आपके पास बिहार को 2030 तक यूरोप बनाने का रोड मैप आखिर क्या है, क्योंकि लगातार आप लोगों के बीच में जाकर यही बोल रही हैं, कैसे हो पाएगा? मैंने ये बार बार कहा है और एक बार फिर से कहूँगी कि सिस्टम बनाना पड़ेगा। हमारे यहाँ जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो पूरे तरीके से नष्ट हो चुके हैं और स्लेट को क्लीन करना पड़ेगा और एक इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए एक मुहिम खड़ी करनी पड़ेगी। उसके अलावा जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, जो व्यवस्थाएं पहले से ही कागज पे हैं लेकिन जो हो नहीं रही, जिनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही खराब है, उस पर काम करना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए, आपके पिता स्वर्गीय विनोद चौधरी सीएम नीतीश के बड़े खास रहे। आप लगातार सरकार के लिए आलोचनाएं कर रही हैं। आपके राजनीतिक विचार पिता से अलग कैसे हो गए? ऐसा ही होता है जब आप पढ़ लिख लेते हैं और आपकी अपनी एक समझ होती है जो विकसित होती है, तो ऐसा ही होता है, यही नॉर्मल है। और हमारे यहाँ, हमारे देश में समहाउ ऐसा हो गया है कि परिवारवाद बहुत ही ज्यादा होता है। मैं परिवारवाद की घोर विरोधी हूँ, तो मेरे केस में ऐसा ही है। अच्छा, बिहार में दो युवा नेता हैं और दोनों सियासी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। अपार जन समर्थन है, धनबल है, दोनों मजबूत हैं। इस कंपटीशन में आपकी स्ट्रेटजी उनसे कितनी अलग है? देखिए, हमने हमेशा से सिर्फ एक ही बात की है। वो बातें सिर्फ बिहार की समस्याओं को लेके हैं। वो समस्याएं जो कि धरातल पर हैं, बेसिक चीजें जो होती हैं, जैसे कि पानी है। आज ऐसी हालत है कि गाँव में चापाकल नहीं है, एक नल जल योजना है जो कि पूरी तरीके से फ्लॉप है। उसके अलावा शहरों की बात करें तो जो बेसिक चीज होती है वो हवा होती है। जीने के लिए तो पानी और हवा की जरूरत होती है। और पटना में अभी पोल्यूशन की ये हालत है कि एक दिन यहाँ पे सांस लेने का मतलब है 4 सिगरेट फूकना। तो अच्छा, हम जब ऐसी समस्याओं की बात करते हैं तो बाकी सारी चीजें अपनी जगह रहती है। इसीलिए आपने मास्क हमने इसलिए लगाया है क्योंकि हमने एक प्रण लिया है कि हम मास्क इसीलिए लगाया है क्योंकि हमने ये प्रण लिया है कि जब तक व्यवस्था बदल नहीं देंगे, लोगों को अपनी बात सुनाएंगे और उसके बाद ही मास्क हटाएंगे। अभी हम चाहते हैं कि लोग सिर्फ हमारी बात सुने, इसलिए मास्क लगाया। लेकिन पुष्पम, चेहरे से तो पहचान बनती है। चेहरा तो रिडंडेंट है ना राजनीति में, लेकिन चेहरे से तो पहचान बनती है ना, चेहरा दिखाइए। मुझे लगता है कि ये जो एक पूरी कवायद है, ठीक है, ये जो एक थिंकिंग है कि महिलाओं की शक्ल नजर आनी चाहिए, उनकी आवाज नहीं सुनाई देनी चाहिए। हम चाहते हैं कि लोग अभी आवाज सुने। शक्ल देखी रखी है और फिर तो पूरी जिंदगी है शक्ल दिखाने के लिए। ठीक है, ये आपकी सोच हो सकती है, हालांकि चेहरा पहचान होती हो और इस चेहरे के साथ आपको खुलकर लोगों के बीच में जाना चाहिए। खैर, आपका अपना संकल्प है। अच्छा, पदयात्रा के जरिए सक्रिय हुए, मुझे लगता है कि हमारा विचार ही हमारी पहचान बननी चाहिए और ना कि चेहरा। प्रशांत किशोर की बात कर लेते हैं। पदयात्रा के जरिए एक्टिव हुए प्रशांत किशोर के विजन को आप कैसे देखती हैं? वो भी बिहार के लिए बात करते हैं, उसे आगे बढ़ाने की बात करते हैं। देखिए, ये बात तो सभी लोग जानते हैं जो बिहार की राजनीति जानते हैं कि वो कई वर्षों से राजनीति करने की कोशिश में है। 2000 मतलब 10 साल हो गए हैं, अब एग्जैक्टली साल तो हमें पता नहीं है, लेकिन इस तरीके से राजनीति नहीं होती है। कल जो भी पटना में हुआ वो भी उसका एक प्रमाण ही है कि पीआर से सिर्फ राजनीति नहीं होती है और आदर्श भी महत्वपूर्ण है। अगर आप कभी भाजपा में थे, फिर कांग्रेस में भी थे, जदयू के 2 वर्षों के लिए वाइस प्रेसिडेंट थे और 2020 के बाद में जहां से भी आपको प्रेरणा मिली हो राजनीति में आने की, आप बातें भी वही कर रहे हैं जो कि हमने 2020 में की थी। तो मुझे लगता है कि उनको और भी ज्यादा लोगों से कनेक्ट करने की जरूरत है। पटना में और ड्राइंग रूम में राजनीति तय नहीं होती और शायद यही कारण है कि कल जो भी होना था उसमें उनका प्रदर्शन काफी विफल रहा। ठीक है। अच्छा, नीतीश कुमार और नीतीश सरकार के खिलाफ आप खुलकर बोलती हैं। नीतीश कुमार की अगर बात करें तो पिछले कुछ दिन में जिस तरह से उनकी एक्टिविटीज रही हैं, लोगों के बड़े निशाने पर आ गए। खासतौर से विपक्षी नेता तो बड़ा खुलकर बोलने लगे कि अब उनकी उम्र हो गई है। कभी वो पैर छूने लगते हैं, कभी राष्ट्रगान के बीच में वो हाथ हिलाने लगते हैं, कभी शोक सभा में पहुंचकर ताली बजाने लगते हैं, कभी महिला जो पहुंचती है उनके कंधे पर हाथ रख देते हैं। इन सब चीजों को आप कैसे देखती हैं?
इसी वजह से एक रिटायरमेंट एज बनाई जाती है ना सरकार में। आपको लगता है रिटायर हो जाना चाहिए? में पॉलिटिक्स में भी ध्यान में रखने की जरूरत है। हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। उसका कारण ये भी है कि नीतीश जी एक बड़ा नाम है बिहार में। मैंने कभी भी उनकी आलोचना बिना किसी कारण के नहीं की है। उनकी पॉलिसीज की, नीतियों की आलोचना की है। एज अ नेता वो एक बड़ा नाम है, और अब अगर वो राजनीति में है तो उनके साख का लॉस हो रहा है। और जैसा कि आप जानते होंगे कि विपक्षियों को तो वैसे भी कोई भी मुद्दे चाहिए होते हैं, जैसे हमारा मास्क भी एक मुद्दा है। तो ऐसी हालत में मुझे लगता है कि अब उनको स्टेप डाउन करने की जरूरत है। इट्स टाइम नाउ। यानी आप कह रही हैं कि नीतीश कुमार को रिटायर हो जाना चाहिए, और ये साफ शब्दों में आप कह रही हैं। अंत में एक सवाल, आप अपना कंपटीशन किससे देखते हैं बिहार में? मैं किसी को भी अपना कंपटीशन नहीं मान रही, और मैं आपको स्पष्ट रूप से ये चीज कहूंगी कि मुझे लगता है कि ये जो एक नेता पूजा और एक मूर्ति पूजा वाली विचारधारा है, उससे इस पॉइंट पे बिहार को बाहर निकलने की जरूरत है। और जितने भी युवा नेता हैं खास करके, उनको साथ में मिलकर आगे बढ़ने की जरूरत है। बिहार के लिए प्लान बनाने की जरूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका पुष्पम प्रिया, इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात कहने के लिए। बहुत शुक्रिया।